घिस गए पेन ही पूरे। गुड मॉर्निंग। एक बार कॉपी दे। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान चल रहा था अपना ना। जी। इसी क्या करना है? थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा एडजस्ट कोऑपरेट कर ले। वो यही बोल रहा है कि ठंड लग रही है। हाँ, कम करनी है मतलब। कॉपी बंद कीजिएगा। मैं आपको पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1166। जन्म कब हुआ? पटेल, बदमाशी नहीं। जन्म कब हुआ था? 1166। कहाँ पे हुआ? अहिला पाटन, गुजरात। कहाँ पे? माँ का नाम कर्पूरी देवी। माँ का नाम। पिता का नाम। पिता का नाम। राजा कब बना? राजा कब बना? संरक्षक कौन? कर्पूरी देवी संरक्षक। प्रधानमंत्री? कैमास प्रधानमंत्री। कैमास को। कैमास को। सेनापति? भुवनमल सेनापति। नीति कौन सी? दिग्विजय की नीति कौन सी? उपाधि कितनी? कितनी? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। घोड़े का नाम? नाट्यरम्मा। घोड़े का नाम? गुड़गांव। गुड़गांव का युद्ध कब हुआ? 1178। गुड़गांव का युद्ध। बंडानकों का दमन 1182। बंडानकों का दमन। नागु महोबा का युद्ध। महोबा का। महोबा का युद्ध कब हुआ? महोबा के युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान। विजय किसकी? हार किसकी? परमर्दिदेव चंदेल। हार किसकी? नागौर का युद्ध कब हुआ? 1184। नागौर का। नागौर के युद्ध का पहला कारण सोमेश्वर। पहला कारण। दूसरा कारण। दूसरा कारण। तीसरा कारण। तीसरा कारण। कन्नौज का शासक कौन? जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का। बेटी कौन? संयोगिता। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान। कौन ले गया? शायद मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। अजमेर का प्रतापी शासकों में से पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। एम फॉर मोहम्मद, जी फॉर गौरी। महात्मा गांधी मत कर देना कहीं। कहीं एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। दोनों के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। कब हुआ? इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई। विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। विजय किसके? हार किसके? मोहम्मद गौरी। हार किसके? पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था गोविंदराज। ध्यान रखना, एक गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का बेटा भी है, लेकिन ये पृथ्वी गोविंदराज जो है, ये पृथ्वीराज चौहान का बेटा नहीं है, ये दिल्ली का है। आगे एक लाइन पढ़ेंगे अपन कि मोहम्मद गौरी अजमेर जीतने के बाद
अजमेर पृथ्वीराज चौहान के बेटे को सौंप गया था, जिसका नाम भी गोविंदराज था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में जो गोविंदराज था वो पृथ्वीराज चौहान का बेटा नहीं, ये दिल्ली का राजकुमार हुआ करता था। और गोविंदराज ने झट से भाला खींचा और मोहम्मद गौरी पर वार किया और मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। किसको घायल कर दिया? मोहम्मद गौरी। किसको? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कब हुआ? विजय किसकी? पृथ्वीराज चौहान। विजय किसकी? हार किसकी? मोहम्मद गौरी। हार किसकी? मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी ने देखा कि यार इन राजपूताना को जीतना है ना, तो आमने सामने युद्ध करके नहीं जीत सकते। इन लोगों को जीतना है तो आमने सामने युद्ध करके नहीं जीत पाएंगे। यदि इनको जीतना है तो अपन को कहीं ना कहीं इनसे मित्रता के लिए हाथ बढ़ाना होगा। इन्हें आमने सामने ये इतने सारे बैग रखे, ये लोग आए नहीं अभी तक। इन राजपूतों से जीतना है तो बेईमानी से जीत सकते हो, आमने सामने युद्ध करके जीतना बहुत मुश्किल है। इनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो अब मोहम्मद गौरी ने कूटनीति का काम में लिया। मोहम्मद गौरी ने कूटनीति से काम लिया, छल से काम लिया, और मोहम्मद गौरी ने पत्र लिख दिया पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी ने पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान को, और पत्र में लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान, मैं आपसे नहीं जीत सकता, मैं आपसे नहीं जीत सकता, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तो आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा, मैं आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूं। मैं आगे से आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसा पत्र लिख दिया मोहम्मद गौरी ने। किसके लिए लिखा था? पृथ्वीराज चौहान। और ऐसा पत्र लेकर दो व्यक्तियों को भेजता है। नंबर एक था क्वीम उल मुल्क। नंबर एक हुआ करता है क्वीम उल मुल्क, और नंबर दो था रुकनुद्दीन हमजा। रुकनुद्दीन हमजा। कितने लोग भेजे? दो। कितने? नंबर एक क्वीम उल मुल्क। मैडम लिखना नहीं है कुछ भी, अभी लिखेंगे। नंबर एक कौन था? क्वीम उल मुल्क। नंबर एक क्वीम उल मुल्क। तुम तो एब्सेंट थे कल यार। नंबर एक कौन था? क्वीम उल मुल्क। नंबर दो रुकनुद्दीन हमजा। नंबर दो संधि पत्र लेकर कितने लोग भेजे? दो। कितने? नंबर एक क्वीम उल मुल्क। नंबर एक। नंबर दो रुकनुद्दीन हमजा। नंबर दो। नंबर एक क्वीम उल मुल्क। कुमिल मुल्क बोल के ऐसा नहीं था, वो बैंड वाले बोलते ना स्टार्टिंग में, उक उक ये वाली लाइट कहां से बंद होंगी यार? ये यहां से इधर है। अरे यार ये तो लाइव वालों को दिक्कत आ जाएगी यार। बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। दिख रहा है? नंबर एक कौन था? क्वीम उल मुल्क। नंबर एक। नंबर दो रुकनुद्दीन हमजा। और क्वीम उल मुल्क और रुकनुद्दीन हमजा पत्र लेकर पहुंच जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के पास पत्र लेकर गए थे। पत्र मोहम्मद गौरी का था। पत्र में लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान, हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि यह शायद वास्तव में ही संधि करना चाहता है, यह शायद संधि के ही मूड में हुआ करता है। और पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि ठीक है, जब तू संधि करना चाहता है, मित्रता के लिए आगे से हाथ बढ़ा रहा है, तो क्या दिक्कत है। और पृथ्वीराज चौहान संधि के उद्देश्य से आता है। संधि के उद्देश्य से आया था, बहुत कम सेना लेके आया था, लेकिन ये मोहम्मद गौरी के मन में बेईमानी थी
और ये मोहम्मद गौरी तो पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आया था। मोहम्मद गौरी के मन में बेईमानी थी। मोहम्मद गौरी पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आया था और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में, 92। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। कब हुआ? और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था गोविंद राज था, एक पंजुन राय हुआ करता था, एक खांडे लाभ था। महुआ वाला वही है ये। नंबर 1 कौन था? गोविंद राज, नंबर 1। नंबर 2 पंजुन राय, नंबर 2। नंबर 3 खांडेला, नंबर 3। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। कब हुआ? विजय किसकी? पृथ्वीराज चौहान। विजय किसकी? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी? मोहम्मद गौरी। सेल्फ स्टार्ट हो रहे हो तुम तो। विजय किसकी? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बारे में अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग तथ्य हुआ करता है। जैसे एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था हसन निजामी। एक इतिहासकार जिनका नाम हुआ करता था हसन निजामी। और हसन निजामी की पुस्तक हुआ करती थी ताज उल नासिर। ताज उल नासिर। हसन निजामी की कौन सी पुस्तक? ताज उल नासिर। हसन निजामी की। हसन निजामी ने ताज उल नासिर में कहा था कि मोहम्मद गौरी जीत गया था, और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अजमेर पृथ्वीराज चौहान के बेटे को ही सौंप गया। मोहम्मद गौरी जीत गया, और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अजमेर पृथ्वीराज चौहान को खुद को सौंप गया। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर लगभग 6 महीने तक शासन किया। ये लाइट ऑन करो यार। वो बोल रहे कुछ नहीं दिख रहा, हमारे तो ब्लैक हो गया सारा कुछ। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 6 महीने तक मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर शासन किया था, और 6 महीने बाद पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह कर दिया था मोहम्मद गौरी के खिलाफ। और जब 6 महीने बाद विद्रोह किया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ऐसा किसने कहा? हसन निजामी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? ताज उल नासिर। कौन सी? ताज उल नासिर में कहा गया था कि मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अजमेर पृथ्वीराज चौहान को ही सौंप गया था, और पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 6 महीने तक मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर शासन किया। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जब विद्रोह किया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ऐसा किसने कहा? हसन निजामी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? ताज उल नासिर। पुस्तक कौन सी? जबकि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज को ही कहा जाता है मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज। और मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक हुआ करती थी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। मिन्हाजुद्दीन सिराज की कौन सी? तबकात ए नासिरी। मिन्हाजुद्दीन सिराज की। हसन निजामी की ताज उल नासिर। हसन निजामी की। मिन्हाजुद्दीन सिराज की तबकात ए नासिरी। मिन्हाजुद्दीन सिराज की। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी में कहा था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को रणभूमि में ही मार गया था। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी में कहा था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हुआ था
तो मोहम्मद गौरी ने रणभूमि में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ऐसा किसने कहा? मिनाजुद्दीन सिराज। किसने कहा? किसने कहा? मिनाजुद्दीन सिराज। पुस्तक कौन सी? तबकात-ए नासरी। कौन सी? जबकि इतिहासकार थे चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की पुस्तक हुआ करती थी पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की कौन सी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि मोहम्मद गौरी जब जीत गया तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ में ले गया था गजनी। और गजनी कहां पर? अफगानिस्तान। गजनी कहां पर? अफगानिस्तान। ऑन कर दिए है भीमराज जी। अपने साथ में गजनी ले गया था और कहा जाता है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। तो चंद्रबरदाई ने फिर कहा था मोहम्मद गौरी को कि मोहम्मद गौरी, चाहे पृथ्वीराज चौहान को दिख नहीं रहा है, चाहे पृथ्वीराज चौहान को दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी भी पृथ्वीराज चौहान तुम्हें मार सकते हैं। मोहम्मद गौरी, चाहे पृथ्वीराज चौहान को दिख नहीं रहा, लेकिन अभी भी पृथ्वीराज चौहान तुम्हें मार देंगे। मोहम्मद गौरी ने कहा कि चंद्रबरदाई, आप मजाक बहुत अच्छी करते हो। कि साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अभी भी पृथ्वीराज चौहान को चाहे दिख नहीं रहा, लेकिन अभी भी पृथ्वीराज चौहान आपको मार सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने कहा कि एक काम कर, मरवा दे मुझे। कि ठीक है, तो मरवा देते हैं आपको। क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी वाहन चलाना आता था। और इतिहास में दो ही शासक ऐसे हुए हैं जिनको शब्द वेदी वाहन चलाना आता था। एक तो भगवान राम के पिता थे दशरथ। महाराजा दशरथ को भी शब्द वेदी वाहन चलाना आता था और पृथ्वीराज चौहान को भी शब्द वेदी वाहन चलाना आता था। शब्द वेदी वाहन क्या होता है? जिसमें दिखता नहीं है, बस आवाज के, और आप बता दो कि इतनी दूरी पर तीर चलाना है, उतनी दूरी पर ही तीर चला दिया जाएगा। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता थे, उन माता पिता को, अंधे थे, उन माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनको लेके गया था। तो उन्हें एक बार प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण कुमार को कहा कि बेटा प्यास लग रही है, पानी की व्यवस्था कर दे। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बिठाया और सरयू में पानी के लिए जाता है। पानी के लिए गया और जैसे ही उसने कमंडल डुबोया, इधर अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ शिकार करने के लिए आए थे। जब वो शिकार करने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा नहीं कौन है। जैसे उसने कमंडल डुबोया तो पानी की आवाज आई थी। जब पानी की आवाज आई तो दशरथ जी ने देखा कि शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है। पानी पीने के लिए आया है, एक काम करते हैं, इसी का शिकार कर लेते हैं। और झट से राजा दशरथ ने तीर खींचा और वो अंदाजा लगाया कि कितनी दूर से आवाज आई है, उतनी ही दूर पर जोर से तीर मारा। जब तीर मारा तो वो तीर जाके लग गया था श्रवण कुमार के। तीर श्रवण कुमार के लगा, श्रवण कुमार खत्म हो गए। उन्होंने देखा राजा दशरथ ने कि यार ये तो गलत हो गया, मैं तो कोई जानवर समझ रहा था, ये तो एक राज बच्चा निकला है। जब उन्होंने देखा, वो उनका ऐसे कहा जाता है कि कुछ रिश्ते में भी लगा करते थे। अब श्रवण कुमार जब खत्म हो गए तो राजा दशरथ पानी भरते हैं कमंडल लेकर और श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंच गए और उनको पानी पिलाते हैं। लेकिन वो दशरथ के पहुंचते ही पहचान गए थे कि ये श्रवण कुमार नहीं है। उनको पूछा कि आप कौन हुआ करते हो? तो राजा दशरथ ने बता दिया कि इस तरह से घटना घटी थी। आपका बेटा मेरे शिकार से मारा गया, मेरे तीर से मारा गया, और मेरी गलती नहीं थी। मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, मैंने तो एक शिकार खेलने के लिए आया था और उस चक्कर में तीर लग गया। तभी श्रवण कुमार की माँ ने कहा था, श्राप दे दिया था दशरथ को कि हे अयोध्या नरेश, हमारे एक बेटा था, हमारे एक बेटा था और हम आज उस बेटे के वियोग में मर रहे हैं।
हमारे एक बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज हमारी अर्थी को कंधा देने के लिए भी हमारा बेटा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी जिस दिन मरोगे ना, तुम अपने बेटे के वियोग में मरोगे। और हमारा तो एक बेटा है, चलो वो हमको कंधा देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी अर्थी को कंधा देने के लिए 4 बेटे होने के बावजूद भी एक भी बेटा नहीं होगा। कहा जाता है कि जिस दिन दशरथ जी की मृत्यु हुई थी, वो भगवान राम के वियोग में खत्म हुए थे। भगवान राम जब वन को गए थे तो उस वियोग में राजा दशरथ मरते हैं। और जिस दिन खत्म हुए थे उस दिन राम और लक्ष्मण वन के लिए चले गए थे, और भरत शत्रुघ्न अपने मामा के हुआ करते थे। उनके दाह संस्कार के समय एक भी उनका बेटा नहीं था। वो जिस प्रकार से शब्द वेदी वाहन चलाना राजा दशरथ को आता था, उसी प्रकार से शब्द वेदी वाहन चलाना पृथ्वीराज चौहान को आता था। चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को कहा कि मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तुम्हें मार देगा। मोहम्मद गौरी ने कहा एक काम कर, मरवा दे। कि ठीक है, पकड़ाओ धनुष्बाण पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को धनुष्बाण पकड़ाए। तभी चंद्रवरदाई ने श्लोक बोला था एक, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर निकाला, झट से मोहम्मद गौरी को मारा और मोहम्मद गौरी को मार दिया। ऐसा किसने कहा? चंद्रवरदाई। पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज रासो। कौन सी? तो हसन निजामी की। कौन सी? ताजुल नासिर। हसन निजामी की। मिनाजुद्दीन सिराज की तबकात नासरी। मिनाजुद्दीन सिराज की। चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी? और बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी अजमेर जीतने के बाद अजमेर पृथ्वीराज चौहान के बेटे को ही सौंप गया था, और बेटे का क्या नाम था? गोविंदराज। मोहम्मद गौरी अजमेर पृथ्वीराज चौहान के बेटे को सौंप गया था। बेटे का क्या नाम था? गोविंदराज। अब गोविंदराज को अजमेर सौंप गया था। यह गोविंदराज वही करता जो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते वही गोविंदराज करता। जो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते वही गोविंदराज करता। तो पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था जिसका नाम था हरिराज। पृथ्वीराज चौहान का भाई हुआ करता था हरिराज। हरिराज ने गोविंदराज को कहा कि गोविंदराज ऐसा क्यों कर रहा है यार? अपन के पूर्वज, अरे छोड़ो अपने पूर्वज, आपके पिता की बात करता हूं, पृथ्वीराज चौहान, इनका सामना किया था, डट के रहा था, और तुम इनकी बातों में आ रहे हो। कोई बात नहीं, माननी चाहिए बातें, लेकिन ऐसे थोड़ी है हर काम ही इनके कहने से करते हो। खुद का स्वाभिमान भी तो रखो। लेकिन गोविंदराज नहीं माना। गोविंदराज इन्हीं की बातें मानता रहा। तो हरिराज ने गोविंदराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हरिराज ने गोविंदराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो गोविंदराज यहां से चला गया और यहां से पहुंच गया रणथंबोर। गोविंदराज कहां चला गया? रणथंबोर। कहां गया? और इसी गोविंदराज ने 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी। रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंदराज। किसने? कब रखी? 1194 में। कब रखी? किनका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान। किनका बेटा? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। अब इंडियन हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा बता रहा हूं बस, बाकी इंडियन हिस्ट्री वाले सर बताएंगे आपको कि मोहम्मद गौरी कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की बेटी कौन थी? संयोगिता। उठा के ले गया था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन हो गया? जयचंद गढ़वाल। इधर दुश्मन कौन है? मोहम्मद गौरी। तो बताओ जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गौरी का साथ देगा या नहीं देगा? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद गढ़वाल ने। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने देखा कि ये जी जी 712।
उसका एक बार पूरा नाम पढ़ना, 792 में आया था उसका, उसके 792 में जो आया था ना, उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ कासिम, वो दूसरा था, ये दूसरा है ना। हाँ, एक नहीं है ये, ठीक है ना। ये दूसरा है मोहम्मद गौरी ना। 712 में मोहम्मद गौरी का कोई साक्ष्य नहीं है भारत पर अटैक का, उस समय कोई साक्षी नहीं है। 792 में मोहम्मद गौरी का समय नहीं है। इतिहास साक्ष्य के आधार पर है साहब, प्रमाण है इसके। हाँ, ये तो पढ़ना ही, क्या करें, अपन तो थे नहीं उस समय, अपन को तो जो मिला वही पढ़ेंगे, है ना। अपन को मिला है चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो मिलती है, हसन निजामी की ताजुल नासिर मिलती है, तबकात नासरी मिलती है, अजमेर के शिलालेख मिलते हैं, तो उन्हीं को तो मानेंगे। आज अपन ने अपने पूर्वजों को नहीं देखा, देखा थोड़ी। अपन तो चलो इन राजाओं की बात तो नहीं करते हैं, अपन तो अपने वंश में ही 5वीं पीढ़ी पहले को बैठ जाएगा आराम से। नहीं सर, सच है इतिहास। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बताए क्या बात कर रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मेवाड़ में कत्लेआम के करके करवा के गया था अकबर। तो वो बच्चों की घटना है यार, अब अपन बड़े हो गए, अब बताएंगे अकबर को, अकबर को कैसे कैसे अपने धूल चटाई दिखाएंगे हम आपको। इतिहास कहां नहीं बोलता, कहा इतिहास में लिखा हुआ है कि अकबर ने 1568 में आक्रमण किया, मेवाड़ में कत्लेआम करवा के गया, लिखा हुआ है इतिहास में। अब यार ये एनसीईआरटी का मामला है कि एनसीईआरटी ने क्या बताया और क्या नहीं बताया, सिलेबस में क्या जोड़ा और क्या नहीं जोड़ा, हम सब कुछ जुड़वा रहे हैं। यार अब एक बात बताऊं, आपको खेलना पसंद है क्रिकेट, आपको एसआई की तैयारी के लिए भेज दिया, अब मैं बोलूं आपको एसआई की तैयारी के लिए क्यों भेज दिया, ये आपका पर्सनल मामला है, आपके पापा ने आपसे क्या करवाया क्या नहीं करवाया, ये आपके घर का मामला है। आप बोल रहे हो एनसीईआरटी में जलियांवाला तो जोड़ दिया और अकबर को नहीं जोड़ा, तो ये तो एनसीईआरटी के सिलेबस के निर्धारण पर है, अब जोड़ दिया ना, अब पढ़ो। तो इतिहास साक्ष्य है सर, इतिहास में जो भी घटना मिली है ना उसके प्रमाण है, बगैर प्रमाण के तो अपन एविडेंस दे ही नहीं सकते ना कोर्ट में। क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए, 2, हाई कोर्ट ने आंसर माना है, तो कोर्ट ऐसे तो नहीं मानेगा। अब यार आपको तो पता नहीं क्या क्या लगता है, आज तक वो काम हुआ है क्या जो आपको लगता है, नहीं होता साहब। लगता तो मेरे को भी ऐसा है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन हूं नहीं ना साहब, लगने से काम नहीं चलता, जो मिलता है जो प्रॉपर है उसी से काम चलेगा साहब। जी अरे यार सुनो भाई, बहुत अच्छी बात बता रहा है जी। राजस्थान में, भाई साहब आपका शुभ नाम? अभिषेक। एक बार अपन अलग से मिल लें तो, क्योंकि अलग से मिलने का मतलब मेरा पढ़ाई से संबंधित ही है, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ना तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा उसी लेवल से समझाना पड़ेगा, और अभी यहाँ पे भी कोई लोग हैं तो मैं आपको उस हिसाब से नहीं बताऊंगा। बाकी अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज आए हैं राजस्थान, अपन पढ़ाएंगे, क्रांति की हमने उनके खिलाफ, तात्या टोपे को फांसी दे गए ना, अंग्रेजों ने खुद के मुंह से कहा था कि तुमने गलत किया है, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी इसका
कि तात्या टोपे को फांसी की अनुमति किसने दी? गलत कर दिया आपने, कितने बड़े क्रांतिकारी को फांसी देके। एविडेंस है इसके एविडेंस हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यह कथन किसका था कि तात्या टोपे की फांसी के बाद कि आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी कि तात्या टोपे को फांसी की अनुमति किसने दी थी। साक्ष्य हैं इस बात के। जी जी नहीं, क्रांति का ऐसा उद्देश्य नहीं था। ये तो आपने गलत पढ़ा है जहां पढ़ा है वहां, क्योंकि उस समय लोगों को इतनी जानकारी बराबर जागरूकता नहीं थी। जागरूकता थी लेकिन जागरूकता को प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं था। आज की तरह सोशल मीडिया थोड़ी थी, आज की तरह समाचार पत्र नहीं थे। तो पहले अपन ने प्रचार किया था क्रांति का कमल का फूल और चपाती से, गांव में पहुंचाते कि इस तरह से अपन क्रांति करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य कई अलग थे। जी बिल्कुल सही। दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट था ना, दिल्ली, बहादुर शाह जफर। एक सेकंड, सुनो सुनो भाई, बहुत अच्छी बात बता रहा है। हाँ 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 हाँ। आपने बराबर नहीं पढ़ा यार, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। बैठिएगा, मैं बताता हूं। आपने ये वास्तव में पढ़ लिया ना कारतूस वाली घटना, ये अफवाह थी, गलत पढ़ा है आपने। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे ना, ऐसा वास्तव में नहीं था। ये तो अफवाह थी, ये तो सिर्फ एक तात्कालिक कारण था। इससे पहले के कारण तो बहुत सारे थे। इससे पहले का एक कारण था अयोग्य शासक, गोद निषेध प्रथा, लाल किले को हड़पना। उससे पहले के कई कारण थे। ये तो लोग भरे हुए बैठे थे। बस ये था कि उस समय एनफील्ड राइफल एक बहाना मिल गई थी। लोग भरे तो पता नहीं कब से बैठे हुए थे। आप क्रांति को भी नहीं मानते क्या? इसको तो मान लो यार, ये तो मॉडर्न है। चलो इसमें तो आप कर सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें इस इतिहासकार ने कुछ बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया। क्रांति तो मान लो यार, ये तो देश आजादी के लिए लड़ी गई है यार। इसमें तो शक पैदा मत करो कम से कम। तात्या टोपे को फांसी दी है क्या? नहीं मानते? क्या अमरचंद भाटिया को फांसी दी है? नहीं मानते? फिर यार आप तो अपने क्रांतिकारियों के त्याग को ही साइड में कर रहे हो यार। नहीं है काल्पनिक, किसने कहा काल्पनिक है? किसने कहा आपको इतिहास काल्पनिक है? कैसे इमेजिन किया जा सकता है? आक्रमण हुआ है साहब। आप यार आप इमेजिन कर रहे हो, इसका तो कोई वो नहीं है, बाकी इतिहास में साक्ष्य हैं। सवाल तो साहब पता नहीं किस किस पे उठा जा सकता है। सवाल तो इंसान पे उठा जा सकता है कि इसके बापू ये हैं, चेक करो। सवाल तो पता नहीं लोग किस पे उठा देते हैं। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, साक्ष्य हैं इनके, आप इनको कैसे नकार सकते हो? क्या कारण था? हाँ, आप एक बार पढ़ो साहब, प्रॉपर बराबर पढ़ो। हाँ, आप पढ़ो, उसको गहराई से पढ़ो एक बार, ऐसे नहीं है ना? कोई बात नहीं, देखो सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। लेकिन आपने किसी की बात सुनी है या पढ़ी है? बैक टू द टॉपिक। मैं टॉपिक पे ही हूँ भीमराज जी। एक भैया थे, उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई नहीं। इसके साक्ष्य हैं साहब, है ना? बाकी मेरा गलत मत लेना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यही वजह है कि अपन राजस्थानियों का सम्मान भविष्य में कम होते हुए जा रहा है, क्योंकि हम हमारे इतिहास पर हम खुद ही शक कर रहे हैं। हमारे इतिहास पर हम लोग खुद शक पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि हम बाहर में कभी बोलना, आप कौन बनेगा करोड़पति का? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने एक बार महाराज छत्रपति शिवाजी के लिए शिवाजी शब्द का प्रयोग कर दिया था साहब, पूरा महाराष्ट्र एक हो गया था। पूरा महाराष्ट्र एक हो गया था कि आपने छत्रपति शिवाजी को सिर्फ शिवाजी कैसे बोल दिया। और अगले दिन कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को मेन मंच पे माफी मांगनी पड़ी, और उन्होंने कहा था कि
कि साहब शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी हुआ करते हैं। और यहां पर अब खैर अपना अपना वो है ये मायना, लेकिन इनके साक्ष्य हैं साहब, इसके साक्ष्य हैं। आपने तो यार अभी सारे पे माटी फेर दी, बोले कहाँ ये मोहम्मद गौरी। राजा मिहिर वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार सम्राट, राजस्थान में सूरजमल जाट हुआ था, बूदा मीना हुआ था, इनके साक्ष्य हैं, आज उनके वंशज हैं। फिर आप कैसे शक कर सकते हैं कि साहब ये ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या जी? छुपाने के नहीं, प्रमाण हैं इनके, बैठिएगा, इनके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं इनके, आइएगा, कोई बात नहीं। क्या क्या बोल रहे? बैठ जा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कब हुआ? विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। विजय किसकी? हार किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी। हार किसकी? संधि पत्र लेकर कितने भेजे? 2। कितने? नंबर 1 क्वीम उल मुल्क, नंबर 1। नंबर 2 रुकनुद्दीन हमजा, नंबर 2। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी। विजय किसकी? हार किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान। किसकी? हसन निजामी की। कौन सी? ताजुल नासिर। हसन निजामी की। मिनाजुद्दीन सिराज की तबकात नासरी। मिनाजुद्दीन सिराज की। चंद्रप्रदाई की पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाई की। मोहम्मद गौरी अजमेर किसको सौंप गया? गोविंदराज। किसको? गोविंदराज कहाँ चला गया? रणथंभौर। कहाँ गया? कब गया? 1194 में। कब गया? और गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा कि चौहान वंश की नींव किसने रखी, तो आंसर क्या आएगा? वासुदेव चौहान। क्या आएगा? नाडौल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? लक्ष्मण देव। किसने? नाडौल में किसने रखी? लक्ष्मण देव। किसने रखी? अजमेर में किसने रखी? अजय राज। किसने? और रणथंभौर में किसने रखी है? गोविंदराज। किसने? गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है और इतिहास आता है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, एक बार लिख लें पहले पृथ्वीराज चौहान ना। उतारते जाइएगा।
अभी नीचे जल्दी लिखो थोड़ा सा। चला, अभी करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का।
अच्छा, ये कौन सी स्टाइल है साइड में करवे की यार। मैं आपको सांभर, सांभर से अजमेर दोनों जगह के चौहान बता चुका हूं। ये मैं कभी भी पूछ सकता हूं, यहां तक का बिल्कुल तैयार चाहिए। और सब्जेक्ट का पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो थी तो ठीक, वो तुम्हारी टेंशन है। मैं बोल रहा हूँ इतिहास पढ़ना है। कभी जी, तू बीच ही बीच में चुप भी रहा कर थोड़ा बहुत देर। तो ये पूछूंगा मैं आपसे, आइएगा चलते रणथंभौर की ओर। रणथंभौर बोले तो वर्तमान में सवाई माधोपुर। देखो, शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, एरन दुर्ग, जल दुर्ग और सहाय दुर्ग। 9 भागों में बांटा गया है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिस, मैं मौके की बता रहा हूं, अभी काम का नहीं है, आगे आएगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर चतुरंगनी सेना निवास करती है, उसे कहा जाता है सैन्य दुर्ग। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित होता है, गिरि दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल हो, वन हो, क्या कहलाता है, वन दुर्ग। धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित है, क्या कहलाता है, धानवन दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी गहरी खाई हो, पारिक दुर्ग। पारित दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हो, पारित दुर्ग। एरन दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए कंकड़ पत्थर युक्त सकड़ा रास्ता हो, एरन दुर्ग। पानी के किनारे जो बना है, जल दुर्ग। और जहां पर राजा के सहायता कर्मी रहते हैं, सहाय दुर्ग। और रणथंभौर जो दुर्ग है, वह मूल रूप से एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को यदि नहीं देखें, दूर से देखें, तो ये नजर नहीं आता। यहां पर पहुंचने के लिए कंकड़ पत्थर युक्त सकड़ा गहरा रास्ता है। यहां पर पहुंचने के लिए बहुत सकड़ा कंकड़ पत्थर युक्त रास्ता है, इसलिए एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके लिए कहा जाता है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग बख्तरबंद है। वो कौन सा है, रणथंभौर। अब रणथंभौर का किला आज भी है, तो राजा महाराजा थे तभी तो बना था, बाकी धरती फटने से तो बना नहीं है। कुंभलगढ़ आज भी है, तो महाराणा कुंभा था तभी बना था, लिखा हुआ है उस पे। चित्तौड़गढ़ आज भी है, तो चित्रांगद मौर्य हुआ था, उसने बनवाया था तभी है। आमेर का किला है, तो यहाँ पर शासक था, मीना साम्राज्य का शासन था, पहले तो उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो था है। बाद में मानसिंह ने इसको बड़ा बना दिया गया था, तो आज भी है। ये मेहरानगढ़ है, राव जोधा ने बनवाया था तभी तो है। बाकी इतने सारे दुर्ग, राजा नहीं होते, इतिहास नहीं होता, तो कहां से आते। तो इतिहास के साक्ष्य हैं। रणथंभौर, रणथंभौर आता है सवाई माधोपुर। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंदराज, और गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी 1194 में। तीनों ही प्रमाणिक है साहब। पर्टिकुलर इतिहासकार के अनुसार पूछा जाए तो फिर आपको जो मैंने साक्ष्य लिखाए थे कि मिनाजुद्दीन सिराज ने कहा कि रणभूमि में मारा गया, हसन निजामी ने कहा 6 महीने बाद मारा गया, चंद्रवरदाई के अनुसार पूछा जाए तो शब्द दीवान चलाकर मारा गया। लेकिन किसी इतिहासकार का नाम नहीं आए। और सीधा पूछा जाए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई, तो आंसर आएगा मोहम्मद गौरी। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी, गोविंदराज। किसने रखी, अभी मैं पहले सीधा थ्योरी बता रहा हूं, फिर बाद में घटनाएं पढ़ेंगे। गोविंदराज के बाद इनका बेटा शासक बना था, जिसका नाम था वल्हन। वल्हन के स्थान पर आपको वालहन भी लिखा हुआ मिल सकता है। गोविंदराज का बेटा कौन था, वल्हन। कौन था, वल्हन का बेटा हुआ था जिसका नाम था प्रहलादन। वल्हन का बेटा कौन था, प्रहलादन। वल्हन का प्रहलादन। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी, गोविंदराज। किसने रखी, कब रखी, 1194। कब रखी, गोविंदराज का वल्हन, गोविंदराज का वल्हन का प्रहलादन। वल्हन का प्रहलादन का बेटा हुआ था जिसका नाम था वीर नारायण।
प्रहलादन का बेटा कौन था? वीर नारायण। प्रहलादन का बेटा था वीर नारायण, और वीर नारायण का बेटा हुआ था बाघभट्ट। वीर नारायण का कौन था? बाघभट्ट। वीर नारायण का गोविंद राज का वल्हन, गोविंद राज का वल्हन का प्रहलादन, वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण, प्रहलादन का वीर नारायण का बाघभट्ट, वीर नारायण का बाघभट्ट का बेटा हुआ था जैत्र सिंह। बाघभट्ट का बेटा कौन? जैत्र सिंह। बाघभट्ट का गोविंद राज का वल्हन, गोविंद राज का वल्हन का प्रहलादन, वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण, प्रहलादन का वीर नारायण का बाघभट्ट, वीर नारायण का बाघभट्ट का जैत सिंह, बाघभट्ट का, और जैत सिंह का बेटा था हम्मीर देव चौहान। अपन क्या गलती करते हैं? अपन रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखते हैं और सीधा हम्मीर देव चौहान को पढ़ लेते हैं, और पेपर में क्वेश्चन हम्मीर देव चौहान से नहीं आता और इनमें से बीच में से आ जाता है। इसलिए कई बार मैं आपको बोलता हूं छोड़ना कुछ भी नहीं है। रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंद राज। किसने रखी? गोविंद राज का वल्हन, गोविंद राज का वल्हन का प्रहलादन, वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण। अच्छा, मैं रणथंबोर का दुर्ग लिख दिया क्या? रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंद राज। किसने रखी? गोविंद राज का वल्हन, गोविंद राज का वल्हन का प्रहलादन, वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण, प्रहलादन का वीर नारायण का बाघभट्ट, वीर नारायण का बाघभट्ट का जैत सिंह, बाघभट्ट का नीम किसने रखी? गोविंद राज। नीम किसने? गोविंद राज का वल्हन, गोविंद राज का वल्हन का प्रहलादन, मैडम वल्हन का प्रहलादन, वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण, प्रहलादन का वीर नारायण का बाघभट्ट, वीर नारायण का बाघभट्ट का जैत सिंह, बाघभट्ट का। रणथंबोर में जब चौहान वंश की नींव गोविंदराज ने रखी थी तो उस समय शासक था मोहम्मद गौरी, लेकिन यह सबसे लंबे समय तक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। वल्हन के समय भी दिल्ली सल्तनत का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वल्हन के समय दिल्ली का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वल्हन के समय दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि प्रहलादन के समय 3 शासक हुआ करते थे। नंबर 1 था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 था आराम शाह, और नंबर 3 था इल्तुतमिश। वल्हन प्रहलादन कितने के समकालीन? 3। कितने? नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 1, नंबर 2 आराम शाह, नंबर 2, नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, प्रहलादन के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? प्रहलादन के समय दिल्ली सल्तनत का कौन था? जैसे सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समकालीन दिल्ली का बादशाह कौन था? औरंगजेब आंसर था उसमें। समकालीन शाहजहां भी था, लेकिन शाहजहां आंसर नहीं माना गया था क्योंकि सर्वाधिक समय किसके था? औरंगजेब। तो प्रहलादन के समय कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 आराम शाह, नंबर 2, नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 3 वीर नारायण के समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। और इन वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। वीर नारायण के समय पर इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, लेकिन रणथंबोर को जीत नहीं पाया। रणथंबोर को जब जीत नहीं पाया तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुला लिया, पत्र लिखकर, मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर, और वीर नारायण को दिल्ली बुला लिया गया। वीर नारायण को दिल्ली बुला लिया गया। जब वीर नारायण को दिल्ली बुलाया और धोखे से वीर नारायण को दिल्ली में मरवा दिया। किसको मरवा दिया? वीर नारायण। किसको?
किसने मरवाया? इल्तुतमिश। किसने? लेकिन वीर नारायण का बेटा कौन? बागवट योग्य था और इसने पुनः रणथंबोर पर अपना अधिकार कर लिया था। बुलन के समकालीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बुलन के प्रहलादन के कितने? 3। प्रहलादन के नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 1। नंबर 2 आराम शाह, नंबर 2। नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 3। वीर नारायण के कौन था? इल्तुतमिश। वीर नारायण के बागवट के समकालीन था दिल्ली का शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, और नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। तो बागवट के समकालीन कितने थे? 5। 5 हैं। कितने थे? 5। नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 5। नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ बीच में से एक जनी गई। अच्छा, नंबर 1 कौन था? इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। बोल। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 5। नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 5। इस बागवट पर आक्रमण किया था रजिया सुल्तान ने। बागवट पर रजिया सुल्तान ने आक्रमण तो किया, लेकिन रजिया सुल्तान भी सफल नहीं हो पाई। वीर नारायण पर किसने किया? इल्तुतमिश। किसने किया? रजिया सुल्तान ने किस पर किया? बागवट। किस पर? बागवट पर आक्रमण किया था रजिया सुल्तान ने, लेकिन रजिया सुल्तान सफल नहीं हो पाई। चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंदराज। किसने? गोविंदराज का वलहन, गोविंदराज का वलन का प्रहलादन, वलन का प्रहलादन का प्रहलादन का वीर नारायण का वीर नारायण का बागवट का बागवट का गोविंदराज के समकालीन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गोविंदराज के वलन के कुतुबुद्दीन ऐबक, वलन के प्रहलादन के कितने? 3। कितने? नंबर 1 नंबर 1। नंबर 2 आराम शाह, नंबर 2। नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 3। वीर नारायण पर आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश। किसने? बागवट कितने के? 5। कितने के? नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 5। आक्रमण किसने किया? रजिया सुल्तान। किसने? जबकि जैत सिंह के समकालीन था नासिरुद्दीन महमूद और बलवन। नासिरुद्दीन महमूद और बलवन। जैत सिंह के समकालीन कितने थे? 2। कितने? नंबर 1 नासिरुद्दीन महमूद, नंबर 1। नंबर 2 बलवन, नंबर 2। गोविंदराज के समकालीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? वलन के कुतुबुद्दीन ऐबक, वलन के प्रहलादन के कितने? 3। कितने? नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 1। नंबर 2 आराम शाह, नंबर 2। नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 3। वीर नारायण के इल्तुतमिश, वीर नारायण के बागवट के कितने? कितने? नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 1। नंबर 2 रजिया सुल्तान, नंबर 2। नंबर 3 बहराम शाह, नंबर 3। नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4। नंबर 5 नासिर, नंबर 5
ओम। नासरुद्दीन महमूद। वीर नारायण पर किसने आक्रमण किया? इल्तुतमिश। किसने? बाघभट्ट पर। रजिया सुल्तान। बाघभट्ट पर। गोविंदराज का कौन था? वल्लहन। गोविंदराज का। वलन का। वलन का। प्रहलादन का। प्रहलादन का। वीर नारायण का। वीर नारायण का। बाघभट्ट का। बाघभट्ट का। गोविंदराज का। गोविंदराज का। वलन का। वलन का। प्रहलादन का। प्रहलादन का। वीर नारायण का। वीर नारायण का। बाघभट्ट का। बाघभट्ट का। गोविंदराज के समकालीन दिल्ली का। कुतुबुद्दीन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? गोविंदराज बलन के समकालीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बलन के। प्रहलादन के कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, आराम सा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। वीर नारायण के कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? आक्रमण किया था क्या? किया था। किया था क्या? हाँ। कहाँ मरवाया? दिल्ली। कहाँ पे? वीर नारायण का बेटा कौन? बाघभट्ट। कौन था? कितने के समकालीन? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 मसूद शाह, नंबर 4, नंबर 5 नासरुद्दीन महमूद, नंबर 5। आक्रमण किसने? रजिया सुल्तान। किसने? जैत सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1 नासरुद्दीन महमूद, नंबर 1, नंबर 2 बलवन, नंबर 2। जैत सिंह का बेटा हुआ था हम्मीर देव चौहान, जो रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक माना गया था, जिन्हें हम्मीर हटी भी कहा जाता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, सिंह सबन सतपुरुष बचन कदली फलत इकबार, तेरी आतेल हम्मीर हट चढ़ा न दूजी बार। वो ये हम्मीर देव चौहान है। हम्मीर देव आप खूब सारे पढ़ोगे, लेकिन हम्मीर देव चौहान, रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह। पिता का क्या नाम था? जैत सिंह। पिता का नाम। मां का नाम था हीरा देवी। पिता का क्या नाम था? जैत सिंह। पिता का नाम। मां का नाम हीरा देवी। मां का नाम। पत्नी का नाम था रंग देवी। पत्नी का क्या नाम था? रंग देवी। पत्नी का नाम। पिता का नाम जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के स्थान पर आपको जय सिंह या जय सिम्हा भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि जय सिंह को ही जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। मुक्का दंगो फेंक रिया वेर। हम्मीर देव के पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम। मां का नाम हीरा देवी। मां का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। बेटी का नाम था पद्मा। बेटी का नाम पद्मा। पद्मा को ही इतिहास में देवल दे के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा को ही क्या बोलते हैं? देवल दे। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक शब्द पहले भी सुना है, देसल दे। देसल दे कहां सुना था यार वो? विग्रहराज। अच्छा, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ की बेटी का नाम था क्या? अच्छा, पत्नी का नाम था। तो विग्रहराज चतुर्थ और देसल दे के बारे में जानकारी कहां मिली थी? ललित विग्रहराज। कहां मिली थी? किसकी थी? सोमदेव। किसकी? ए गुरुजी ऐसे मत पूछो, लाइन टू लाइन पूछ लो। लाइन टू लाइन तो हम बिल्कुल बता देंगे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। हाँ, ऐसे चलने दो लगातार। तुम्हारी हालत पता है कैसी है? महिलाओं जैसी। जैसे अपने परिवार में अपनी मम्मी चाची महिलाओं की होती है ना, जैसे कहीं गीत बुलाओ में जाती हैं महिलाएं, तो गीत बुलाओ में जाती है ना, तब गीत गाते हैं तो पहले एक दूसरी को बोलते हैं दारी उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। एक दूसरी को बोलते हैं उठा ले, मतलब गीत उठा ले, शुरू कर ले। और जब एक बार एक शुरू कर देती है ना, फिर तो सब शुरू हो जाती है। जी तो तुम्हारी भी हालत ऐसी है, एक बार कोई स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कर दे। दरबार में कितने विद्वान?
दो, फिर तो हम नहीं रुकेंगे, चलने देंगे धुआंधार। तो वो रानी हुआ करती थी जिसका नाम था देसल दे, और ये रानी कौन, ये राजकुमारी कौन सी, देवल दे। वहां मैंने आपको दो ग्रंथ बताए थे, नंबर एक था ललित विग्रहराज, नंबर दो था बीसल देव रासो। किसका था बीसल देव रासो? नरपतिनाल। किसका? दरबार में कितने विद्वान? कॉपी बंद करो, पूछूंगा, आज ही मन कर रहा है मेरा पूछने का। जो देख के बोलेगा जिंदगी भर गोपालपुरा पे डोलेगा। मतलब तुम्हारी आदत पता है किसी लास्ट में देख लो, एक सेकंड देख लो। अब हम पेपर देने भी जाते हैं ना, तभी भी अपनी ये पोजीशन है, पूरी साल भर नहीं पढ़ते, और एग्जाम देने जाते हैं ना तो फिर तो बाइक पे भी क्या पता कुछ याद रह जाए तो। दरबार में कितने विद्वान थे? मैं तो अर्णोराज की बात कर रहा हूं, तुम किसके बता रहे हो? विग्रहराज चतुर्थ। मैं तो अर्णोराज की पूछ रहा हूं, उसके भी दो ही थे क्या? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा? दूसरा आना सागर झील कहां पर? कहां पर? निर्माण किसने? निर्माण किसने? कौन सी नदी? कौन सी? किनारे पर जहांगीर ने, जहांगीर ने दौलत बाग को, दौलत बाग को। आज नहीं पूछूं, आज तो याद है। बेटी कौन थी? पद्मा। बेटी कौन? पद्मा को देवल दे। पद्मा को। पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। बेटी का नाम। बेटी का नाम। पद्मा को, पद्मा को घोड़े का नाम था बादल। घोड़े का नाम क्या था? बादल। क्या था? वासुदेव चौहान से पृथ्वीराज चौहान तक एग्जाम में आ गया था, खा जाओगे क्या? और यहां तक तो नहीं छोड़ने वाले हम, यहां तो ऑब्जेक्टिव तो क्या, ऑप्शन भी नहीं मिले तो भी कर देंगे एक बार तो। घोड़े का क्या नाम था? बादल। घोड़े का नाम। इन अमीर देव के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे। पहला विद्वान हुआ करता था बीजादित्य। पहला कौन था? बीजादित्य। पहला कौन? नंबर दो था राघव देव। दरबार में कितने विद्वान? दो। कितने? नंबर एक, नंबर एक बीजादित्य, नंबर एक। नंबर दो राघव देव, नंबर दो। ये राघव देव हम्मीर देव के गुरु भी थे, ये दरबारी विद्वान भी थे, ये हम्मीर देव के गुरु भी थे। पिता का क्या नाम था? जैत सिंह। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। बेटी का नाम। बेटी का नाम। पद्मा को, पद्मा को घोड़े का नाम। घोड़े का नाम। दरबार में कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो। पिता का नाम जैत सिंह। हम्मीर देव के पिता का नाम था जैत्र सिंह। कहा जाता है कि जैत्र सिंह ने अपनी जिंदगी में 32 वर्ष तक शासन किया था। जैत सिंह ने 32 साल तक शासन किया था। तो अपने पिता जैत्र सिंह की याद में हम्मीर देव चौहान ने रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी बनवा दी थी। कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। कितने खम्भों की? और 32 खम्भों की छतरी कहां पर? रणथंभौर। कहां पर? सर हमने तो पढ़ा है कि 32 खम्भों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। हमने तो पढ़ा है 32 खम्भों की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में है। सॉरी, बदनौर शायद भीलवाड़ा में नहीं है अब, और बदनौर अब शाहपुरा के शायद ब्यावर में आ गया है ना? एक बार देखना नए आंकड़ों के अनुसार कहाँ पे होता है वो, बाकी ज्योग्राफी वाले सर बता देंगे। नए आंकड़े जैसे जैसे आते जाए अपडेट करते जाना उनको। तो बदनौर में है एक, तो हमने पढ़ा है मांडल में है, एक पढ़ा है हमने बदनौर में। बिल्कुल सही पढ़ाया आपने। 32 खम्भों की छतरी एक मांडल में भी है, 32 खम्भों की छतरी एक बदनौर में भी है, 32 खम्भों की छतरी रणथंभौर में भी है। बदनौर में जो 32 खम्भों की छतरी हुआ करती है वो जोधराज की याद में बनाई गई थी। मांडल में जो 32 खम्भों की छतरी है वो जगन्नाथ कछावा की याद में बनाई गई थी, और रणथंभौर में जो है वो जैत सिंह की याद में बनाई गई थी। किसने बनवाई? हम्मीर देव। किसने बनवाई? कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। कितने खम्भों की?
हम्मीर देव इस 32 खम्भों की छतरी में बैठकर जनता की फरियाद सुना करता था। हम्मीर देव 32 खम्भों की छतरी में बैठकर जनता की फरियाद सुना करता था और जनता की फरियाद सुन के जनता का न्याय किया करता था। 32 खम्भों की छतरी में बैठता था और 32 खम्भों की छतरी में बैठकर जनता की फरियाद सुनता था, जनता का न्याय किया करता था। इस कारण से 32 खम्भों की छतरी को ही न्याय की छतरी कहते हैं। 32 खम्भों की छतरी को क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं? कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। कितने खम्भों की? क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं? इन्हीं हम्मीर देव के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था जिसका नाम था कोटि यज्ञ। हम्मीर देव ने कौन सा यज्ञ? कोटि यज्ञ। कौन सा? अब बात ये आती है कोटि यज्ञ क्या होता है। आपने कोटि यज्ञ का नाम नहीं सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एक यज्ञ का जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। सुना है नाम? आपने नाम सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध शुद्ध लिख रहा है, अशुद्ध है? शुद्ध है ना यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, ये ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा? ऊपर वाला सही है ना या नीचे वाला सही है? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला? वेरी गुड, ऊपर वाला गलत है। अश्वमेध नहीं होता, अश्वमेध होता है। अश्वमेध नहीं होता, अश्वमेध होता है। कर दे। अरे तू कर ले, कर ले, कर ले, हम तो रुके हैं। तू रिप्लाई कर ले पहले, फिर पढ़ लेंगे। सुन, तू कर ले पहले, हम खड़े। अरे छोरा चुप रहो बिल्कुल। अरे सुन, कर ले। अरे कर दे, रिप्लाई कर दे यार। अश्वमेध और अश्वमेध, अश्वमेध नहीं होता, अश्वमेध होता है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, मेध मतलब होता है बलि। अश्वमेध यज्ञ में क्या है, घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसके गले में चिट्ठी होती है और चिट्ठी में चैलेंज होता है कि जो कोई इस घोड़े को रोकेगा वो राजा के साथ युद्ध करेगा। सिर में दर्द हो रहा है तो भी बैठना पड़ेगा। सिर में दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, आराम कर लो घर जाके, बाकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, यहाँ बैठ के भी आपका मन नहीं लग पाएगा। तो घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहां जहां पे होके निकलता है वहां वहां पे राजा का अधिकार हो जाता है। वो घोड़ा जहां जहां पे होके निकलता है वहां वहां पे राजा का अधिकार हो जाता है। या तो कोई उसको रोकता है तो जो रोकेगा वो युद्ध करेगा, नहीं रोका तो वहां पे निकला, वहां पे राजा का अधिकार हो गया। और जब वो घोड़ा दौड़ दाड़ के वापस आ जाता है तो फिर इस घोड़े की बलि दी जाती है और बलि का मतलब होता है मेध। इस कारण से इसका नाम पड़ गया अश्वमेध। घोड़ा छोड़ा जाता है, यज्ञ का नाम पड़ गया अश्वमेध यज्ञ। जिस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, उसी प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कोटि यज्ञ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि उसी प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करने के लिए टीका दौड़ करवाई जाती है। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता है, कोटि यज्ञ होता है, टीका दौड़ कराई जाती है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह। कोटि यज्ञ करवाया था हम्मीर देव चौहान और टीका दौड़ करवाई थी मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। तो हम्मीर देव ने कौन सा यज्ञ करवाया? कोटि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? और इस कोटि यज्ञ के पंडित हुआ करते थे विश्वरूप। कोटि यज्ञ के पंडित कौन थे? विश्वरूप। कौन थे? कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। कितने खम्भों की? क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। क्या बोलते हैं? यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पंडित कौन? विश्वरूप। पंडित कौन? इन हम्मीर देव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था श्रृंगार हार जी। कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़, और करोड़ों यज्ञों की तपस्या एक यज्ञ में शामिल हो, मतलब इसके दौरान एक साम्राज्य विस्तार की नीति का प्रयोग किया जाता है।
हजारों राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करता हूं। कोई चैलेंज स्वीकार करता है तो युद्ध करता है, नहीं होता तो राजा का साम्राज्य विस्तार माना जाता है। पुस्तक लिखी गई थी श्रृंगार हार। पुस्तक कौन सी? श्रृंगार हार। पुस्तक कौन सी? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए हम्मीर देव की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूर्य, हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर रासो सारंगधर, हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हम्मीर आयन भाड़व व्यास, हम्मीर बंधन अमृत कैलाश, राजा हम्मीर कवित भट्ट खेमा। इन सब में हम्मीर देव की जानकारी मिलती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए हम्मीर देव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? श्रृंगार हार। कौन से? यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पंडित कौन? विश्वरूप। पंडित कौन? कितने खम्मों की? 32 खम्मों की। कितने खम्मों की? क्या बोलते? न्याय की छत्री। क्या बोलते? पंडित कौन? कोटि यज्ञ कौन पंडित है? पंडित कौन? विश्वरूप। यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पुस्तक कौन सी? श्रृंगार हार। पुस्तक कौन सी? रणथंभौर का प्रतापी शासक कौन? हम्मीर देव चौहान। कौन था? पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम? माँ का नाम हीरा देवी। माँ का नाम? पत्नी का नाम रंग देवी। पत्नी का नाम? बेटी का नाम पद्मा। बेटी का नाम? पद्मा को देवल दे। पद्मा को? घोड़े का नाम बादल। घोड़े का नाम? दरबार में कितने? 2। कितने? नंबर 1 बीजादित्य। नंबर 1। नंबर 2 राघव देव। नंबर 2 गुरु कौन था? राघव देव। गुरु कौन था? कितने खम्मों की? 32 खम्मों की। कितने खम्मों की? क्या बोलते? न्याय की छत्री। क्या बोलते? यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पंडित कौन? विश्वरूप। पंडित कौन? पुस्तक कौन सी? श्रृंगार हार। पुस्तक कौन सी? रणथंभौर का प्रतापी शासक था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान के राज्याभिषेक के समकालीन बलवंत था, लेकिन अब इनके समकालीन दिल्ली पर अधिकार हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। J4 जलालुद्दीन, K4 खिलजी। दिल्ली का अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो इसका भतीजा है, आगे आएगा अभी। दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि यार रणथंभौर दुर्ग की बहुत महत्ता हुआ करती है। रणथंभौर दुर्ग का अपने आप में बहुत महत्व हुआ करता था। क्या महत्व हुआ करता था? रणथंभौर का पहला महत्व था कि रणथंभौर को यदि अपन दूर से देखें तो ये नजर नहीं आता, पास में जाकर देखने पर ही नजर आता है, जिस कारण से कहा गया था कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग बख्तर बंद है, वो कौन सा? रणथंभौर। दूसरा, पहले व्यापार के 2 ही बड़े केंद्र थे, एक तो दिल्ली और एक मालवा। पहले व्यापार के 2 बड़े केंद्र थे, एक तो था दिल्ली और एक था मालवा। आप दिल्ली से मालवा जाते हो, चाहे मालवा से दिल्ली जाते हो, चाहे आप दिल्ली से मालवा जाओगे, चाहे मालवा से दिल्ली जाओगे, रणथंभौर आपको रास्ते में पड़ेगा। रणथंभौर आपको रास्ते में मिलेगा और रास्ते वाली चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, रास्ते की चीज की कद्र ज्यादा होती है। इस कारण से रणथंभौर की महत्ता बहुत ज्यादा थी। जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि यार मैं रणथंभौर पर आक्रमण कर दूं, रणथंभौर पर आक्रमण कर दूं और रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर को जीत लूं। और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था हम्मीर देव चौहान पर। आक्रमण किया हम्मीर देव चौहान। आक्रमण किस पर? और हम्मीर देव पर आक्रमण किया था 1290-91 में। सर 90 या 91 में? 90 ऑप्शन में आया तो 90, 91 में आया तो 91, दोनों आए तो 90। आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान पर। हम्मीर देव चौहान पर जब आक्रमण किया तो चारों ओर से हम्मीर देव चौहान को घेरता है और रास्ते में एक दुर्ग था जिसका नाम था झाइन दुर्ग। रास्ते में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है झाइन दुर्ग। अब ये रणथंभौर तो नहीं पहुंचा और झाइन पर डेरा डाल के पड़ा रहा। डेरा कहां पे डाला? झाइन दुर्ग। कहां पर? इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहते हैं।
रणथंभौर की कुंजी। रणथंभौर की कुंजी कौन सा दुर्ग है? जाइंदोर। कौन सा? देखो राजस्थान की जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि राजस्थान में कुंजियां तीन हैं। रणथंभौर की कुंजी झाइन दुर्ग, जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग, ग्वालियर की कुंजी मंडराइल दुर्ग। तीन कुंजियां हुआ करती हैं। जालौर की कुंजी कौन सा? सिवाना दुर्ग। रणथंभौर की कुंजी झाइन दुर्ग, ग्वालियर की कुंजी मंडराइल दुर्ग। आगे पढ़ेंगे, छोड़िएगा, अभी यहीं देखिएगा। डेरा कहां पे डाला? झाइन दुर्ग। डेरा कहां पे? रणथंभौर की कुंजी झाइंदोर, रणथंभौर की कुंजी। और सेनापति बना के भेजा था कुरवेग आलम। कुरवेग आलम, मलिक खुर्रम। और तीसरा इनका एक साथी था सरजिंदर, अहमद सरजिंदर। लेकिन दो का ध्यान रखना है। सेनापति कितने? दो। कितने? नंबर एक कुरवेग आलम, नंबर एक। नंबर दो मलिक खुर्रम, नंबर दो। नंबर एक कुरवेग आलम, नंबर एक। नंबर दो मलिक खुर्रम, नंबर दो। रणथंभौर का शासक कौन? हमीर देव चौहान। रणथंभौर का? दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का? आक्रमण कब किया? 1290 में। आक्रमण कब किया? डेरा कहां पे डाला? झाइंदोर। डेरा कहां पे? रणथंभौर की कुंजी झाइंदोर, रणथंभौर की कुंजी। सैनिक कितने भेजे? दो। कितने? नंबर एक कुरवेग आलम, नंबर एक। नंबर दो मलिक खुर्रम, नंबर दो। इधर अमीर देव की ओर से झाइन का स्वामी इस समय हुआ करता था, जिसका नाम था गुरदास सैनी। जैन का स्वामी कौन था? गुरदास सैनी। और इस अभियान के दौरान गुरदास सैनी मारा गया। कौन मारा गया? गुरदास सैनी। कौन मारा? डेरा कहां पे डाला? झाइंदोर। डेरा कहां पे? रणथंभौर की कुंजी झाइंदोर, रणथंभौर की कुंजी। कितने भेजे? दो। कितने? नंबर एक कुरवेग आलम, नंबर एक। नंबर दो मलिक खुर्रम, नंबर दो। कौन मारा गया? गुरदास सैनी। कौन मारा गया? अला जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। आक्रमण कर दिया, झाइन पर डेरा डाल के पड़ा रहा, लेकिन जीत नहीं पा रहा। जब जीत नहीं पाया तो जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि यार एक बार फिर आक्रमण करके देख लो, एक बार फिर आक्रमण करके देख लो, क्या पता इस बार जीत जाऊं। और जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया और दोबारा आक्रमण किया था 1252 में। दोबारा कब किया? 1252 में। कब किया? वही कुरवेग आलम और मलिक खुर्रम के नेतृत्व में करता है। दोबारा 1292 में आक्रमण किया और दोबारा भी जीत नहीं पाया। आक्रमण कितनी बार किया? दो बार। कितनी बार? पहली बार 1290 में, पहली बार। दूसरी बार 1252 में, दूसरी बार। जीत पाया क्या? जीत पाया क्या? जब जीत नहीं पाया, कहा जाता है लोमड़ी बार बार उछलती है, बार बार उछलती है, अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने दो बार आक्रमण किया और दोनों बार आक्रमण करने के बाद जब जीत नहीं पाया तो बोल के गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जब जीत नहीं पाया तो बोल के गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वास्तव में क्या थी वो देखिएगा। वास्तव में हुआ क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी ने दो बार आक्रमण किया।
2 बार आक्रमण किया, जीत नहीं पाया तो स्टेटमेंट दे गया। वास्तव में ऐसा हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार जीत नहीं पाया। दोनों बार जब जीत नहीं पाया तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को कहा कि चलो सैनिकों वापस। जीत तो पाया नहीं तो अपने सैनिकों को बोलता है कि चलो सैनिकों वापस चलते हैं। तो इस जलालुद्दीन खिलजी का एक सलाहकार था जिसका नाम था अहमद चाप। जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार था जिसका नाम था अहमद चाप। अहमद चाप ने कहा कि साहब जब 2 बार ठुकाई हो गई तो और रुक जाओ, जब इतनी ठुकाई हो चुकी है तो और रुक जाओ, क्या पता अब जीत जाएं। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ना 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 ना, चलो चलो, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या बोला था? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आक्रमण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी। किसने किया? कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? पहली बार 1290 में। पहली बार डेरा कहां पे डाला? झाइंदोर। डेरा कहां पे? रणथंभौर की कुंजी, झाइंदोर, रणथंभौर की कुंजी। सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 कुरवेग आलम, नंबर 1। नंबर 2 जीत पाया क्या? जीत पाया। कौन मारा गया? गुरदास सैनी। कौन मारा? दोबारा कब किया? 1252 में। कब किया? जीत पाया क्या? जीत पाया क्या? बोल के गया था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर का प्रतापी शासक कौन था? अमीरदेव चौहान। कौन था? रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंदराज। किसने रखी? कब रखी? 1194। कब रखी? गोविंदराज का बेटा वल्हन। गोविंदराज का वल्हन का प्रहलादन। वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण। प्रहलादन का वीर नारायण का भागवत। वीर नारायण का भागवत का जैत सिंह। भागवत का जैत सिंह का अमीरदेव। जैत सिंह का पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम। माँ का नाम हीरा देवी। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। बेटी का नाम। बेटी का नाम। पद्मा को। पद्मा को। घोड़े का नाम। घोड़े का नाम। दरबार में कितने? कितने? नंबर 1 बीजादित्य। नंबर 1। नंबर 2 राघव देव। नंबर 2 कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। कितने खम्भों की? क्या बोलते? न्याय की छतरी। क्या बोलते? यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पंडित कौन? विश्वरूप। पंडित कौन? पुस्तक कौन सी? श्रृंगारहार। पुस्तक कौन सी? दिल्ली का शासक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का आक्रमण कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? पहली बार पहली बार। दूसरी बार 1252 में। दूसरी बार डेरा कहाँ डाला? झाइंदोर। डेरा कहाँ पे? रणथंभौर की कुंजी, झाइंदोर। रणथंभौर की कुंजी। कौन मारा गया? गुरदास सैनी। कौन मारा? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 कुरवेग आलम। नंबर 1। नंबर 2 मलिक खुर्रम। नंबर 2 जीत पाया क्या? जीत पाया। क्या बोल के गया? कई तो बोलते हैं बीच में करते हैं मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। देख देख के बोल रहे थे, सबको अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? किसने रखी? कब रखी? कब रखी? गोविंदराज का। गोविंदराज का। वल्हन का। वल्हन का। प्रहलादन का। प्रहलादन का। इसलिए बोल रहा था मैडम तब से बोल लो बोल लो, अब ये सब बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे थे। गोविंदराज का कौन था? वल्हन। मेरी क्लास में लास्ट के 10 मिनट में बहुत पछताता है, लास्ट में नहीं बोलता और मैया की सौगंध ला दी। अब क्या करे, कुछ तो बोल रहा। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंदराज। किसने रखी? गोविंदराज का कौन था? वल्हन। और इसके पड़ोसी ने नहीं बोला बेचारे ने बिल्कुल ही। गोविंदराज का कौन था? वल्हन। गोविंदराज का। वल्हन का प्रहलादन। वल्हन का। प्रहलादन का वीर नारायण। प्रहलादन का वीर नारायण का। वीर नारायण का भागवत का। भागवत का जैत सिंह का। जैत सिंह का। पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम
माँ का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, बेटी का नाम, बेटी का नाम, पद्मा को, पद्मा को, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, दरबार में कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, कितने खम्भों की, कितने खम्भों की, क्या बोलते, क्या बोलते, यज्ञ कौन सा, यज्ञ कौन सा, पंडित कौन, पंडित कौन, पुस्तक कौन सी, पुस्तक कौन सी, दिल्ली का शासक कौन, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली का, आक्रमण कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, पहली बार, पहली बार, डेरा कहाँ पे डाला, डेरा कहाँ पे, कितने थे, कितने, नंबर एक, कुर्बेग आलम, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, कौन मारा गया, गुरदास सैनी, कौन मारा, दूसरी बार कब किया, 1252 में, कब किया, जीत पाया क्या, जीत पाया क्या, बाकी कल। अभिषेक आ जाओ।